हे मेरे क्लास 10 के वॉरियर्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। आप देख रहे हैं फाइट बैक सीरीज। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो ये चल रही है फाइट बैक सीरीज, जहां क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स के लिए सभी चैप्टर्स की वीडियो अपलोड की जा रही है। आज का है वीडियो नंबर 10, जहां हम पढ़ रहे होंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर भैया इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस सीट चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपनी मेल आईडी मेंशन कर दीजिएगा। और वीडियो अगर आप पहले बार देख रहे हैं तो पहले जाइए, पहले के पार्ट देखिए एंड देन आइए और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बिना देर किए। यार पिछले चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एक स्पेसिफिक एंगल पे वैल्यूज देखी थी कि साइन थीटा 30 डिग्री पे क्या होगा, tan 45 क्या होता है ना, cot 30 क्या होता है, sin 30 क्या होता है, cos 30 क्या होता है। अब इन्हीं सब चीज़ों को अब हम यूज़ करेंगे, बट किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है। मान लीजिए आप खड़े हैं, आप एक टावर को देख रहे हैं। अब भैया बिना टावर की हाइट नापे, बिना उस पर चढ़ के इंची टेप लेके ऊपर से नीचे तक नापे आप उसकी हाइट कैसे निकाल सकते हो। तो भैया ये किया जा सकता है ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। यहां पर आपको चाहिए होगा लाइन ऑफ साइट का वैल्यू और चाहिए होगा आपको एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप उस बिल्डिंग की, आप उस टावर की या कुछ भी हो, आप उसकी हाइट निकाल सकते हो। एक फ्लैग का पोल हो सकता है, उसकी हाइट भी निकाल सकते हो, एनीथिंग। ठीक है, यहां पर आपको चाहिए लाइन ऑफ साइट की वैल्यू, एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू, डिस्टेंस चाहिए होगा। ठीक है, या तो उस पर्सन की हाइट मिल जाए, कुछ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अगर मिल जाए तो वहां से यूज करके हम इन चीजों को निकाल सकते हैं। और आज हम 3-4 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। पहले इन टॉपिक्स को समझते हैं, कुछ टर्म्स को पहले समझ लेते हैं। मैंने अभी यूज किया वर्ड लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है भैया? लाइन ऑफ साइट एक स्ट्रेट लाइन होती है जो ऑब्जर्वर की आंख से, जहां पर हम देख रहे हैं, जिस पॉइंट पे हम देख रहे हैं वहां तक एक स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ कर दे तो उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। मान लीजिए मैं खड़ा होकर एक टावर को देख रहा हूं, टावर की हाइट BD है, जो टॉप पॉइंट है वो क्या है? B है। अब मेरी जो आई है उसका पॉइंट क्या है? A है। तो जो AB डिस्टेंस हुआ उसको हमने क्या कहा? लाइन ऑफ साइट कहा। क्या ये चीज क्लियर है? जो AB डिस्टेंस है उसको आपने क्या कहा? लाइन ऑफ साइट कहा। चलिए अब बात करते हैं भैया हॉरिजॉन्टल लेवल की, कि हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है। अब हम किसकी बात करेंगे? हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करेंगे। भैया हॉरिजॉन्टल लेवल कहां से कहां बनाया जाता है? एक स्ट्रेट लाइन बनाई जाती है जो कि ग्राउंड के पैरेलल होगी, और ये स्ट्रेट लाइन कहां से निकल रही होगी? ऑब्जर्वर की आंखों से। वापस से समझिए हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है। हॉरिजॉन्टल लेवल एक स्ट्रेट लाइन है जो कि मैं ग्राउंड के पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं, और ये स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्वर की आंखों से निकल रहा है। जैसे इस केस में क्या हो जाएगा भैया? हॉरिजॉन्टल लेवल A से निकलेगा, C तक जाएगा। देखिए क्या ग्राउंड के पैरेलल है, तो यहां पर हॉरिजॉन्टल लेवल आपका क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। क्या लाइन ऑफ साइट क्लियर है? क्या हॉरिजॉन्टल लेवल क्लियर है? इतना अगर क्लियर है तो भाई कमेंट सेक्शन में थम्स अप आ जाना चाहिए। इतना अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप आ जाना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन की, कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। भैया एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन एक एंगल फॉर्म होता है आपका हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में। अभी हमने पढ़ा लाइन ऑफ साइट क्या होता है भैया? ऑब्जर्वर की आंखों से जिस पॉइंट को आप ताड़ रहे हो उसका डिस्टेंस, ठीक है, वो हो गया आपका लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल लेवल यानी कि आपकी आंखों से निकली रे जो ग्राउंड के पैरेलल जा रही है उसे आपने कहा हॉरिजॉन्टल लेवल। कहां तक जाएगी भैया? जिस चीज को ताड़ रहे हो ना उसको टच करेगी। ठीक है, लोअर पार्ट पे कहीं टच कर रही होगी। चलिए बहुत बढ़िया है। तो इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया? ये थीटा हो गया। क्या ये चीज क्लियर है? क्या एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्लियर हो गया भैया? कि जब आप ताड़ रहे हो तो जो लाइन ऑफ साइट बन रहा है, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, उन दोनों के बीच में जो दो एंगल है, उन दोनों के बीच में जो एंगल है, दो एंगल नहीं एक एंगल है, उसे आपने क्या नाम दे दिया? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्योंकि भैया आप ऊपर ताड़ रहे हो। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बोला जाता है? जब आप जिस चीज को ताड़ रहे हो वो हाइट पे है ना। जैसे कि यहाँ टावर है, मैं टावर के टॉप को ताड़ रहा हूं, तो भैया जो मेरी आंखों से टावर का टॉप जा रहा है उसे लाइन ऑफ साइट कहा।
अब यहां से एक हॉरिजॉन्टल लेवल जाएगा, दोनों के बीच में जो एंगल आएगा उसे एंगल थीटा का नाम दिया जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? थम्स अप दे दीजिए। अब बात करेंगे भैया एंगल ऑफ डिप्रेशन की। देखिए जिस तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन डिफाइन किया वैसे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन डिफाइन करेंगे, बट भैया एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में अब हम नीचे से ऊपर नहीं ताड़ेंगे, अब हम ऊपर से नीचे ताड़ेंगे। अब हम एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, मान लीजिए यहां मैं खड़ा हूं, मैं ऊपर से नीचे ताड़ रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए मैं ये खड़ा हूं, मैं ऊपर से नीचे ताड़ रहा हूं, तो भैया जो मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ, जो मेरी लाइन ऑफ साइट का हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो एंगल बनेगा उसे अब आप क्या कहोगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्यों भैया? मैं ऊपर से नीचे ताड़ रहा था, हॉरिजॉन्टल लेवल मेरी आंख कहाँ होगी? यहाँ होगी, तो इस केस में मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल क्या बनेगा? ये बनेगा। चलिए बहुत बढ़िया, हॉरिजॉन्टल लेवल पता चल गया क्या बना। अब भैया लाइन ऑफ साइट क्या रहेगी? मैं किसको ताड़ रहा था? इस पॉइंट को ताड़ रहा था। यहां से भैया ये जो आंखों तक जो डिस्टेंस है उसे लाइन ऑफ साइट कहेंगे। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा महाराज, क्या इसको बोलेंगे? थीटा। क्या क्लियर है भैया? थीटा इस केस में क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन है। नीचे से ऊपर ताड़ रहे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में। ऊपर से नीचे ताड़ रहे हो तो भैया लाइन ऑफ साइट और एंगल, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल में जो एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन का नाम देंगे। क्या ये 4 पॉइंट क्लियर है? लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लेवल, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या ये चीज क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो भाई कमेंट सेक्शन में आग लगा दीजिए कि भैया सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम ऑफ नहीं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो थ्योरी पार्ट हो चुका है समाप्त। अब करेंगे कुछ क्वेश्चन, समझेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है, कि किस तरीके से करना है। इन कंसेप्ट को आप और पक्का कर रहे होंगे क्वेश्चन करके। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है भैया जो वर्टिकली खड़ा है ग्राउंड के ऊपर। अब एक पॉइंट है ग्राउंड का जो कि 15 मीटर है, कहां से? जो फुट ऑफ द टावर है, ठीक है भैया। पहले एक टावर बना लेते हैं हम, ठीक है, टावर बना लिया। चलिए अब भैया एक पॉइंट है जो कि 15 मीटर दूर है, टावर मान लीजिए ए बी है ना। एक पॉइंट सी है जो कि 15 मीटर दूर है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप ऑफ द टावर पे है वो 60 डिग्री है। चलिए बहुत बढ़िया, ये है 60 डिग्री। चलिए अब हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ द टावर। भैया क्या यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल बीच ही हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल लेवल बीच ही हो जाएगा, और बीच ही की वैल्यू क्या दी गई है? 15 मीटर दी गई है। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि एंगल ए सी बी क्या दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। क्या इतनी चीजें क्लियर है? निकालना क्या है? हाइट ऑफ द टावर। क्या हाइट ऑफ द टावर यहाँ पर ए बी है? क्या हाइट ऑफ द टावर यहाँ पर ए बी है? अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्री एंगल हम लेंगे? यहाँ पे कौन सा एंगल हम ले रहे होंगे? साइन, कॉस या टेन? भैया अगर 60 ये है, 90 ये है, तो एंगल अपोजिट टू जो हमारा एंगल है उसके अपोजिट जो साइड है, जो हमारा एंगल के अपोजिट जो साइड है उस साइड को आप क्या बोलते हो? परपेंडिकुलर। तो इस केस में ए बी क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर। बी सी क्या होगा आपका? बेस। अब भैया इन दोनों साइड को इन्वॉल्व करके कौन सा एंगल बन रहा है? ये कौन सा एंगल है जिसमें ये दो साइड इन्वॉल्व है? तो वो एंगल 10 है। 10 60 क्या हो जाएगा भैया? 10 60 क्या हो जाएगा भैया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इस केस में क्या हो जाएगा भैया? ए बी। परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, बेस बी सी हो जाएगा, है ना। 10 60 की वैल्यू √3 होती है। ए बी एज इट इज रख दो। बी सी आपको दिया गया था 15, तो यहाँ पर 15 लिख दीजिए। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया? 15√3। अब क्या आएगा? 15√3 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या हो जाएगी? 15√3 मीटर। इज दैट क्लियर? √3 की वैल्यू 1.73 होती है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्लियर है भैया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया भैया? एक ऑब्जर्वर है, इस बार ऑब्जर्वर की हाइट दी गई है, कितनी दी गई है भैया? 1.5 मीटर, ठीक है। तो भैया बना लीजिए, एक मैंने ऑब्जर्वर बना लिया है, इस बार इसको ए बी मान लेते हैं, ये 1.5 दिया गया है। अब ये 28.5 मीटर है एक चिमनी से, ठीक है भैया, यहाँ से 28.5 मीटर की एक डिस्टेंस बना ली, ठीक है। अब एक चिमनी से दूर है तो मैंने एक चिमनी बना ली, ठीक है। चिमनी थोड़ी दूर बन गई है तो इसको ज्वाइन कर देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। भैया यहाँ से, भैया लड़की है 45 डिग्री, ठीक है, हर यूज किया हुआ है, रिस्पेक्ट दीजिए, ठीक है। 45 डिग्री है। पहले हॉरिजॉन्टल लेवल बना लीजिए, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लेवल बना लिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल बना लिया। अब यहाँ से एंगल जो होगा,
एलिवेशन का 45 डिग्री है। मान लीजिए ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है। सबसे पहली चीज, हाइट जो लड़की की दी गई है कितनी है भैया? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर भैया, सेंटीमीटर में 150 बनते हैं, 150 सेंटीमीटर। फुट कैलकुलेट करके बता दो भैया, कमेंट सेक्शन में फुट बता दो कि लड़की की हाइट कितनी है, फुट बता दो। चलो 1.5 मीटर को फुट में भी कन्वर्ट कर लो। चलो बढ़िया, हाइट बताओ फुट में कितनी बनेगी, और अपनी अपनी हाइट भी मेंशन कर दो, है ना। चलिए भैया, अब यहाँ बी आर क्या दे रखा है भैया? बी आर क्या दे रखा है भैया? 28.5 मीटर दे रखा है। बी आर क्या दे रखा है भैया? 28.5 मीटर दे रखा है। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर एंगल क्या दे रखा है भैया? एंगल पी ए क्यू क्या दे रखा है भैया? 45 डिग्री दे रखा है ना। अब हाइट ऑफ टावर क्या रहेगी भैया? हाइट ऑफ टावर बोल लो, चिमनी बोल लो। यहाँ क्वेश्चन में चिमनी दिया है तो मैं चिमनी लिखूंगा भैया। चिमनी क्या है? पी आर है ना। और पी आर क्या हो जाएगा? पी क्यू प्लस क्यू आर। पी क्यू प्लस क्यू आर हो जाएगा। क्लियर है भैया? क्या क्यू आर की वैल्यू 1.5 होगी? ये 1.5 है तो ये भी 1.5 है। क्या मैं पी क्यू को एक्स मान लूं? क्या मैं PQ को x मान लूं? तो मैंने यहां पर PQ को क्या मान लिया? x मान लिया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ट्राइंगल PQR देखो, ये 90 है भैया, ये एंगल है, इसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, तो PQ क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और AQ क्या हो गया? AQ आपका क्या हो गया? AQ आपका बेस हो गया। क्या AQ की वैल्यू भी 28.5 आएगी? है ना, क्योंकि आप अगर कंपेयर करोगे तो ये वाली साइड जो है और ये वाली साइड जो है बराबर ही है। तो भैया यहां से आप ट्राइंगल PQA में, ट्राइंगल PQA में 1045 लगाएंगे, 1045 डिग्री लगाएंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? PQ अपॉन AQ के, PQ अपॉन AQ के, है ना। और 1045 क्या होता है? 1। PQ की वैल्यू क्या है? x। AQ कितना दे रखा है? 28.5, तो ये 28.5। यहां से अगर आप देखेंगे x की वैल्यू क्या आ गई? 28.5 मीटर। अब हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है भैया? हाइट ऑफ द बिल्डिंग या हाइट ऑफ द चिमनी बोल लो, क्योंकि इस केस में चिमनी है, बिल्डिंग नहीं है भैया। तो हाइट ऑफ द चिमनी क्या है भैया? हाइट ऑफ द चिमनी जो हो जाएगी आपकी पी क्यू प्लस क्यू आर हो जाएगी, है ना। पी क्यू क्या निकल कर आया? 28.5 मीटर। क्यू आर कितना दे रखा था? 1.5 मीटर। क्या ये पूरा 30 मीटर बन रहा है? क्या चिमनी की हाइट 30 मीटर आ रही है? तो ये चिमनी की जो हाइट है कितनी आ गई भैया? 30 मीटर आ गई। क्लियर है यहां तक? क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिएगा। क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिएगा चैट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। अब यहां पर एक पॉइंट P दे रखा है ऑन द ग्राउंड। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। चलिए ये बना लेते हैं एक 10 मीटर की टॉल बिल्डिंग, ये बना ली एक टॉल बिल्डिंग, PQ नाम दे देते हैं, 10 मीटर की हाइट है, ठीक है। अब एक पॉइंट P है, चलिए इसको P नहीं ले सकते क्योंकि P तो पॉइंट का नाम दे रखा है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं? R मान लेते हैं, ठीक है। अब भैया यहाँ पे एक पॉइंट P दे रखा है। अब इस पॉइंट P से अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन देखूंगा तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है? ठीक है, टॉल बिल्डिंग का आ रहा है 30 डिग्री। अच्छा, टॉल बिल्डिंग का जो एलिवेशन आ रहा है वो है 30 डिग्री। पहले इसका लिख लेते हैं 30 डिग्री। हाँ, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए यहाँ पे एक फ्लैग भी है तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस करना पड़ेगा। ये जो QR जो की बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग भी है भैया। इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग भी है, झंडा ऊंचा सदा रहे हमारा। और इस फ्लैग पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने का बन रहा है? ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा आपका 45 डिग्री का, है ना। आपको क्या निकालना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P। यानी कि अगर मैं इसको S मान लेता हूं तो बेसिकली आपको SR निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, और PQ निकालना है। तो यहाँ पे निकालना क्या है? टू फाइंड मैं यहीं लिख देता हूं भैया, फ्लैग स्टाफ की हाइट SR निकालना है और बिल्डिंग और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यानी कि PQ निकालना है। चलिए अगर मैं 1030 लगाता हूं, 1030 किस ट्राइंगल में होगा? RPQ में, है ना। इस फिगर को मैं कॉपी कर लेता हूं, यहाँ पर इस फिगर को मैं यहाँ कॉपी कर लूंगा, ठीक है। कॉपी यहाँ ले जाते हैं, पेस्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा अगर मैं स्केल डाउन कर सकूँ तो बढ़िया, स्केल डाउन हो चुका है, ठीक है। स्केल डाउन कर लिया, यहाँ पे रख लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब भैया यहाँ पे देखिए, अगर मैं ट्राइंगल PRQ देखूं, ट्राइंगल PRQ देखूं, तो यहाँ पे जो एंगल RPQ है वो क्या है? एंगल RPQ 30 डिग्री दे रखा है। चलिए अगर मैं यहाँ 1030 लगाऊं, अगर मैं यहाँ 1030 लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? RQ अपॉन PQ,
है ना, आर क्यू अपॉन पी क्यू मिलेगा। अब tan 30 क्या होता है भैया, 1/√3 होता है ना, तो 1/√3 डाल दो। आर क्यू क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, क्योंकि tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर इस वाले ट्राइंगल में पी आर क्यू में परपेंडिकुलर क्या होगा, ये थीटा है, इसके अपोजिट वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि आर क्यू परपेंडिकुलर है, तो आर क्यू की वैल्यू हमने डाल दी 10, और पी क्यू क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो पी क्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो पी क्यू एज इट इज रख दो। तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, 10√3 मीटर, 10√3 मीटर आ जाएगी। क्लियर है, √3 को 1.73 रख के सॉल्व कर लो, वहां से और एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। अब फ्लैग स्टाफ की हाइट निकालनी है भैया, मान लो एस आर को एक्स, ठीक है, एस आर को क्या मान लो, एक्स, ठीक है, ये लिख लिया भैया। अगर ये लिख लिया तो भैया इसको, अगर ये लिख लिया तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक काम करते हैं, इसको भी रहने ही देते हैं, थोड़ा साइड कर लेते हैं, एंड फिर हाँ चलिए इसको यहाँ इतना कर लेते हैं, यहाँ से एक पार्टीशन ड्रॉ करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब भैया कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे, अब बड़े वाले ट्राइंगल की बात करेंगे, यानी कि ट्राइंगल पी एस क्यू की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 1045 लूंगा, 1045 यानी कि ये एंगल है, अपोजिट साइड क्या हो जाएगी एस क्यू, वो क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा 10, एंगल क्या है 45, तो 1045 क्या होगा एस क्यू अपॉन क्यूपी, एस क्यू अपॉन क्यूपी। क्या क्लियर है। अब 1045 क्या होता है 1, है ना, 1045 क्या होता है 1। अब एस क्यू अपॉन क्यूपी ले लो, आप एस क्यू अपॉन क्यूपी ले लो, एस क्यू क्या दे रखा है भैया, एस क्यू कुछ दे नहीं रखा, तो यहाँ पे 1045 1 है, तो क्या एस क्यू क्यूपी के इक्वल होगा, क्या एस क्यू क्यूपी के इक्वल होगा, है ना। तो एस क्यू किसके बराबर होगा, एस क्यू किससे बना है भैया, एस क्यू क्या एस आर प्लस आर क्यू से बना है। क्या एग्री कर रहे हो आप कि एस क्यू को मैं क्या यहां पर एस क्यू को मैं एस आर प्लस आर पी लिख सकता हूं, एस आर पर एस आर प्लस आर क्यू लिख सकता हूं, सॉरी एस आर प्लस आर क्यू, एस क्यू को क्या मैं एस आर प्लस आर क्यू लिख सकता हूं। एस आर की वैल्यू क्या है एक्स, और आर क्यू की वैल्यू क्या है 10, क्यूपी की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, अभी निकाली थी यहीं पे लिखी है पी क्यू 10√3, है ना। तो क्या यहां से एक्स की वैल्यू, क्या यहां से एक्स की वैल्यू 10√3 माइनस 10 आ रही है ना, तो यहां से 10 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा 1/√3 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस √3 अपॉन √3। क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज क्लियर है। चलिए तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, x की वैल्यू ये आ जाएगी। क्लियर है भैया। एक और बार देख लीजिए, 1045 क्या होता है 1, 1045 किसके इक्वल होगा QS अपॉन QP के। अब इसकी हाइट आपने क्या ली है x, और ये QR की हाइट क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी, तो ये 10 प्लस x हो गया, है ना। अब QP की वैल्यू क्या निकाली आपने, QP की वैल्यू आपने निकाली, अच्छा एक चीज देख लो, एक चीज देख लो, यहाँ गड़बड़ हो गई है, एक चीज देख लो, पी क्यू की वैल्यू क्या निकली थी भैया, पी क्यू आपका ये क्रॉस इधर जाएगा ना भैया, एक गलती हो गई थी, देख लीजिए यहाँ पे एक गलती हो गई थी, देख लीजिए यहां से क्रॉस कीजिए, क्रॉस इधर जाएगा, तो पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी भैया 10√3 आएगी, है ना। पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 10√3 मीटर आ जाएगी। जब पी क्यू की वैल्यू 10√3 है तो भैया पी क्यू की वैल्यू 10√3 डाल लीजिए, पी क्यू की वैल्यू 10√3 डाल लीजिए, तो भैया मैंने अब जब यहाँ पे 10√3 डाला, है ना, पी क्यू की जगह आप क्या डालेंगे 10√3, तो भैया मैं यहाँ पे 10√3 डाल देता हूँ। चलिए 10√3 डाल दिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, x की वैल्यू आ जाएगी 10√3 माइनस 10, है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, है ना। x की वैल्यू 10√3 क्या है भैया 1.73 माइनस 1। चलिए तो अब 1.73 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0.73, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7.3 मीटर के अराउंड आ जाएगी, यानी कि जो फ्लैग स्टाफ की हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली 7.3 मीटर के अराउंड आएगी। क्लियर है भैया। मिस्टेक देखिए, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, ये PQ यहां से यहां जाता, √3 यहां जाता, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ध्यान देना है, क्लास में ऐसी गलती, एग्जाम में ऐसी गलती नहीं करेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी कर लेते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है भैया, जब आप ऊंचाई पे होते हो और नीचाई की चीजें को घूर रहे होते हो, तब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बन रहा होता है उसे आप क्या बोलते हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हो। चलिए अब सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, क्या बोला गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक पहले 8 मीटर की टॉल बिल्डिंग बना लीजिए, अब इसको नाम दे दीजिए PQ, 8 मीटर है,
फ्रॉम द टॉप ऑफ, अरे बढ़िया, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है भैया, पढ़ लो तो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के मालिक बन जाओगे। ठीक है, चलिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कमानी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भैया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की कसम है आपको। चलिए चलिए, अब बोला क्या गया है भैया, 8 मीटर की टॉल बिल्डिंग है और आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में खड़े हैं, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है भैया, टॉप का बन रहा है आपका 30 डिग्री, टॉप का बन रहा है आपका 30। चलिए, एंड बॉटम का क्या बन रहा है, बॉटम का बन रहा है 45। चलिए, तो बॉटम का भी बना लेते हैं, ये हो गया 45, इसका नाम ले लेते हैं ए, है ना। यहाँ से ये कर लेते हैं थोड़ा सा वो बिल्डिंग, ठीक है चलेगा इतना तो, हाँ चलेगा चलेगा। चलिए, ये हो गया आपका ए बी। अब मान लीजिए ये अगर 8 है, यहाँ से एक और बना लीजिए तो ये भी क्या हो जाएगा, सी ले लेते हैं इस पॉइंट का नाम, ये भी क्या हो जाएगा आपका 8 मीटर। ठीक है, चलिए अब भैया अगर ये 30 है, ये वाला पार्ट 30 है, तो क्या ये वाला पार्ट भी 30 होगा ना भैया, पैरेलली ये लाइन है ना, तो अल्टरनेट एंगल होगा। तो इस एंगल में मुझे, इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ADC में जो ये एंगल ADC है वो 30 मिल गया, है ना। मैं तो ऐसे ही सॉल्व करता हूँ, या तो आप ये देख सकते हो कि ये 90 है तो ये 60 बन जाएगा, दो तरीके हैं, या तो आप अल्टरनेट से इसको 30 मान लो, है ना, या तो ये पूरा एंगल ये 90 है और इतना सा पार्ट 30 दिया हुआ है ना। कौन सा पार्ट 30 है, ये वाला पार्ट 30 है, जब ये वाला पार्ट 30 दे रखा है तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, 60 हो गया, तो आप फिर आपको AC बेस मानना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसी आपकी इच्छा आप कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एक और बार अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे वापस से क्या बना रहा हूँ, मैं यहाँ से वापस से यहाँ क्या बना रहा हूँ, अब आप जो देख रहे हो ना मेरे को यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ वो कौन सा ट्रायंगल बना रहा हूँ, वापस से बना देते हैं, मैं ACD बना रहा हूँ। कौन सा ट्रायंगल बना रहा हूँ, ACD। चलिए, यहाँ पे मैं ACD बना रहा हूँ, बना, चलो कोई ना, इसको कर लेते हैं, इसी को कर लेते हैं। चलो, ये बना आपका ACD बना, है ना, ACD। अब यहाँ से आपका ये हॉरिजॉन्टल लेवल दे रखा था, है ना, ये थोड़ा नीचे चला गया, इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए, ये हॉरिजॉन्टल लेवल था। अब ये एंगल आपको 30 दिया हुआ है ना, ये एंगल 30 दिया हुआ है, क्या पूरा एंगल ये आपको क्या दिया है 90, तो ये एंगल क्या होगा 60। क्यों, इन दोनों का सब 90 के बराबर होना चाहिए, एक 30 है तो दूसरा क्या होगा 60। अगर आप इसको 60 लेते हो और तो ये क्या हो जाएगा बेस, क्योंकि इसमें 90 क्या है ये, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो उस केस में जब आप tan 60 लेंगे तो वो tan 60 किसके इक्वल हो जाएगा, अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो DC अपॉन AC के, है ना। उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये एक तरीका है आपके पास, है ना, ये एक तरीका है आपके पास, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं क्या करूंगा, मैं तो भैया इसको अल्टरनेट मान रहा हूं, तो मेरे पास तो ये एंगल आ गया, है ना, ये कितना आ गया 30 आ गया। अब अगर भैया मुझे क्या निकालना है, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। ठीक है, मैंने इसको x मान लिया, ठीक है, इसको x मान लिया। चलिए, अब भैया अगर मैं tan 45 लगाता हूं, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, ठीक है, ये एंगल 45 है तो ये वाला भी 45 होगा। तो अगर मैं ट्राइंगल AQB की बात करता हूं तो उसमें एंगल AQB क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, है ना। चलिए, अब ये डायग्राम कॉपी कर लीजिए। अब ये आप डायग्राम, इसको मैं कॉपी करता हूं और इसको पीछे कॉपी, चलिए इसको यहाँ पेस्ट करते हैं डायग्राम को, है ना। और ट्राइंगल AQB ले लीजिए आप, AQB ये रहा है A पॉइंट, AQB ले लीजिए। AQB में अगर मैं लिखूंगा tan 45, क्योंकि ये 45 है तो 45 के अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी भैया, अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, वो क्या है भैया AB, और AB बेस क्या हो जाएगा BQ, है ना। तो AB बराबर क्या हो जाएगा BQ। क्यों AB बराबर BQ हो जाएगा, क्या tan 45 1 के बराबर होता है और 1 किसके इक्वल हो जाएगा AB अपॉन BQ के, तो क्या यहाँ से BQ AB के बराबर हुआ। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि x+8 किसके बराबर है BQ के बराबर। तो भैया जो x की वैल्यू है, x की जो भी वैल्यू आएगी उसमें 8 प्लस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा BQ मिल जाएगा। अब भैया आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि भैया BQ क्या है। तो BQ निकालने के लिए सबसे पहले या BQ निकालो या x निकाल लो, जो निकालना है उसके लिए पहले आप ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल को पकड़ोगे, ADX को पकड़ोगे। ADX में जब मैं tan 30 लगाऊंगा, ये तो पता चल गया ये tan 30 कैसे हुआ, 30 कैसे हुआ, एंगल ADC 30 कैसे हुआ बता चुका हूं, वो किसके इक्वल होगा, ये एंगल है परपेंडिकुलर क्या हो गया AC, क्योंकि उसके अपोजिट साइड क्या है AC, वही परपेंडिकुलर होगा, ये अपोजिट है, AC अपॉन DC हो जाएगा, है ना, AC अपॉन DC हो जाएगा। अब tan
tan 30 क्या होता है 1/√3 है ना, और ये x है, तो वहां से मुझे DC मिल जाएगा, DC वहां से मुझे DC मिल जाएगा। भैया एक चीज देखो, x/DC दे रखा था, है ना, x/DC दे रखा था, x/DC क्या है 1/√3। भैया क्या यहां से इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, है ना। अब क्या डीसी की जगह मैं BQ लिख सकता हूं? क्या मैं डीसी की जगह BQ लिख सकता हूं? यहां डीसी है, इसकी जगह BQ लिख दो, है ना। तो क्या भैया यहां से इसको इतना कर लीजिए, क्या यहां से एक इक्वेशन मुझे ये मिल गई कि भैया 1/√3 किसके इक्वल हो जाएगा x/BQ के। क्यों भैया ये DC है, क्या DC और BQ बराबर होंगे, है ना। एग्री करते हो भैया DC BQ बराबर है। चलिए जो जो बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है वो थम्स अप कर दीजिए। अब मैं यहां से ऊपर वाला पार्ट मिटा रहा हूं, है ना, ऊपर वाला पार्ट में मिटा रहा हूं, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करता हूं, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए मिटा देते हैं इसको, है ना, और इसको क्लियर कर देते हैं। चलिए अब भैया क्या मैं BQ की जगह इसको ऊपर ले लेते हैं, बहुत बढ़िया। क्या भैया यहाँ पर मैं BQ की जगह x+8 लिख सकता हूँ, तो 1/√3 किसके इक्वल हो जाएगा x/x+8 के, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x+8 किसके बराबर होगा √3x के, है ना। क्या यहाँ से √3x - x 8 के बराबर होगा, x कॉमन लिया तो √3 - 1 किसके बराबर हो जाएगा, √3 - 1 8 के बराबर होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 8/√3 - 1। क्या इतना क्लियर है? अब अगर मुझे BQ की वैल्यू निकालनी है, पार्टीशन कर देते हैं, ओके डन है। इसको थोड़ा सा साइड ले लेते हैं, ओके दैट्स गुड इनफ। चलिए BQ की वैल्यु अगर मुझे निकालनी है तो क्या उसे मैं x+8 लिखूंगा, BQ की वैल्यू का x+8 लिखूंगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है भैया 8/√3 - 1 + 8। 8 आप कॉमन ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा 1/√3 - 1 + 1, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 1 + √3 - 1/√3 - 1। 1 से 1 कैंसिल आउट, सो इट इज बेसिकली 8√3/√3 - 1। क्या क्लियर है सभी को? क्लियर है तो यार कमेंट सेक्शन में एक बार थम्स अप हो जाए, क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में एक बार थम्स अप हो जाए। अब अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट है भैया कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कहाँ पे डाउट आ रहा है, क्योंकि लाइन ऑफ साइट मैंने अच्छे से बताया, हॉरिजॉन्टल लेवल बता दिया, एलिवेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, एकदम अच्छे से बताया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा था, वहाँ कोई दिक्कत आ रहा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में आ रहा है तो इस सीरीज के बाद एनसीईआरटी एक्सप्रेस आएगी, जहाँ पर एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी बढ़िया वीडियो से आप अवगत होते रहें, है ना। और चैनल पे और भी एक्साइटिंग कंटेंट आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को इन वीडियो को दिखाइए, दोस्तों से भी शेयर कराइए और उनसे भी सब्सक्राइब कराइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, टाटा बाय बाय।